आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा की शुरुआत की। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला। पीएम ने अपनी 1 घंटे के स्पीच में कहा, वंदे मातरम अंग्रेजों को करारा जवाब था। ये नारा आज भी प्रेरणा दे रहा है। आजादी के वक्त महात्मा गांधी को भी ये बहुत पसंद था। उन्हें यह गीत नेशनल एंथम के रूप में दिखता था। पीएम ने कहा, उनके लिए इस गीत की ताकत बड़ी थी। फिर पिछले दशकों में इसके साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किसने किया, क्यों हुआ? वो कौन सी ताकतें थी जिसकी इच्छा पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ी? पीएम मोदी ने 1 घंटे के स्पीच में वंदे मातरम 121 बार, देश 50 बार, भारत 35 बार, अंग्रेज 34 बार, बंगाल 17 बार, कांग्रेस का 13 बार जिक्र किया। उन्होंने वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम 10 मर्तबा, नेहरू का नाम 7 बार, महात्मा गांधी का नाम 6 बार, मुस्लिम लीग का जिक्र 5 बार, जिन्ना का 3 बार, संविधान का 3 बार, मुसलमान का 2 बार, तुष्टीकरण शब्द का इस्तेमाल 3 बार किया। मोदी ने कहा, मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1936 को वंदे मातरम के खिलाफ नारा बुलंद किया। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। पीएम ने कहा कि बजाय इसके कि नेहरू मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को करारा जवाब देते, उसकी निंदा करते, लेकिन उल्टा हुआ। उन्होंने वंदे मातरम से की पड़ताल शुरू कर दी। नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा, इसलिए वो डर गए। मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों का जवाब नहीं दे पाए। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद में दिया बयान सुनिए। देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया। ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद विपक्ष का बयान आया, कांग्रेस का बयान आया। जरा सुनिए कि प्रियंका गांधी ने क्या कहा। महोदय, कि आज मोदी जी वह प्रधानमंत्री नहीं रहे जो एक समय में थे। सच ये है कि ये दिखने लगा है, उनका आत्मविश्वास घटने लगा है, उनकी नीतियां देश को कमजोर कर रही हैं। और मेरे सत्ता पक्ष के साथी चुप इसलिए हैं क्योंकि अंदर अंदर से वे भी इस बात से सहमत हैं। सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। अगर आपको लगता है कि वंदे मातरम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको दुर्बल करने की एक साजिश की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेज और भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? तो प्रधानमंत्री का बयान, उसके बाद विपक्ष की सियासी प्रतिक्रिया आपने सुनी। प्रश्नकाल के सवाल का वक्त हो चला है। अगले घंटे लगातार जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे। जी हां, प्रश्नकाल का सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस ने वंदे मातरम का बंटवारा किया? जो आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगा रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? जी हां, प्रश्नकाल का सवाल नंबर 2, जिस पर हम चर्चा करेंगे डिबेट में अगले घंटे लगातार। प्रश्नकाल में क्या जिन्ना के दबाव के आगे वाकई पंडित नेहरू झुक गए थे?
इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश हम जरूर करेंगे डिबेट के दौरान। और प्रश्नकाल का सवाल नंबर 3 जिस पर चर्चा होनी है, किसके दबाव में कांग्रेस ने वंदे मातरम की लाइनें हटाई, ये जानना भी बहुत जरूरी है। गंभीर आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाए हैं। और प्रश्नकाल का सवाल नंबर 4 जिस पर आज चर्चा होगी, क्या बंगाल चुनाव से पहले इस मुद्दे को हवा दी जा रही है? क्योंकि चुनाव है बंगाल में, तो क्या इस मसले पर अब सियासत होगी? जी हां, प्रश्नकाल का सवाल नंबर 5 जिस पर अगले घंटे लगातार चर्चा होने वाली है, क्या सरकार वंदे मातरम से हटाई गई लाइनों को दोबारा जोड़ेगी या सिर्फ एक सियासी उठापटक है? संसद में पीएम ने जो कुछ कहा, क्या उसके बाद हटाई गई लाइनों को दोबारा सरकार जोड़ेगी? और क्या बंगाल से इसका कनेक्शन क्या है, चुनाव से कनेक्शन क्या है, वो भी आपसे बताएंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। स्वागत कीजिए आर के मिश्रा जी का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रश्नकाल में आपका। डॉक्टर राम पांडे मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूजा मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। पूजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फरहत अली खान साहब आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, इज ए मुस्लिम स्कॉलर, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। फरहत भाई, बहुत दिनों के बाद डिबेट में मुलाकात हुई, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे से करूंगा। डॉक्टर राम पांडे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो संसद में स्पीच दी 1 घंटे की 60 मिनट की, उस स्पीच का मजमून मुलम्बा यही था कि वंदे मातरम की लाइनें नेहरू जी ने जिन्ना के दबाव में, तुष्टीकरण के चलते कुछ लोगों को प्लीज करने के लिए हटा दी। इस पर आपकी प्रतिक्रिया डॉक्टर राम पांडे? प्रतिक्रिया तो सिंपल सी है। सारा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी झूठ ही बोलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो भी सब अच्छी तरह से जानते हैं। वो गुरु गोरखनाथ और कबीरदास, तुलसीदास सबको एक साथ बैठा देते हैं वो लोग। तो अमित शाह, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें एक्सपर्ट है। और सबसे बड़ी बात देखिए, हम जितने भी लोग अभी यहाँ चर्चा में हैं, शायद किसी का भी जन्म उस समय नहीं हुआ था। और चर्चा के बाद इसमें सही या गलत पाया जाएगा तो क्या हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी से बुलाकर चर्चा करेंगे या भारतीय जनता पार्टी के लोग उनसे जाकर चर्चा करेंगे? मतलब 10 घंटे संसद में चर्चा हुई और देश में पूरी चर्चा चलेगी, लेकिन उसका मतलब कुछ नहीं निकलेगा। मतलब यही है कि पिछली बार नरेंद्र मोदी जी ने जब बंगाल में चुनाव थे तो बहुत लंबी दाढ़ी रखी थी बंगालियों को प्रभावित करने के लिए, लेकिन वो लंबी दाढ़ी रविन्द्रनाथ टैगोर स्टाइल में नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल के लोगों को धोखा देने के लिए रखी थी, तो वो काम नहीं आई। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, नरेंद्र मोदी जी की दाढ़ी मूछ सब कट के पता नहीं कहाँ उन्होंने फेंक दी। अब बंगाल में फिर चुनाव आ गया है तो उन्होंने इस बात को फिर से उसमें डाल दिया है। अब ये जो गीत है, राष्ट्रीय गीत है, सबसे पहले तो कांग्रेस के अधिवेशन में ही गाया गया था ना, 1896 में। 1925 में जब आरएसएस बनी थी, और आज तक आरएसएस के अधिवेशन में क्यों नहीं गाया जाता है? मोदी जी ने आरोप लगाया कि मुस्लिम लीग के दबाव में इसके अंतरे कम कर दिए गए। अरे तो फिर आपने मुस्लिम लीग के साथ सरकार क्यों बनाई? आप तो वहां सरकार ही बनाकर बैठ गए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तो कहा था वो लोग गद्दार हैं जो आजादी के आंदोलन में साथ नहीं दे रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के तो जितने भी लोग हैं गद्दार साबित कर दिए। नेहरू जी ने नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और जब ये राष्ट्रीय गीत बना था तो देखिए आप, सारी दुनिया में केवल राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रीय गीत नहीं होता है। शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां भारत के अलावा राष्ट्रीय गीत भी हो। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हुए, क्योंकि ये उनका नारा था वंदे मातरम, और उनका सम्मान करते हुए इसको राष्ट्रीय गीत बनाया, जो कि राष्ट्रीय गीत दुनिया के साथ किसी देश में नहीं है। और ये वंदे मातरम कौन बोलते थे? स्वतंत्रता सेनानी बोलते थे जी, क्रांतिकारी बोलते थे। अंग्रेज उनको कोड़े मारते थे, जेल भेजते थे। आखिरी के 17 सालों में नेहरू जी 10 साल से ज्यादा जेलों में रहे। तो वंदे मातरम एक आजादी का नारा था, आंदोलन था, गीत था। अब उसके 2 अंतरा क्यों गाए? अब 2 अंतरा नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने रखे, उसके 2 अंतरा सुभाष चंद्र बोस जी ने रखे। तो क्या जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस के जो मोदी जी हैं, क्या नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी से ज्यादा होशियार है? या जो उस समय के आईएएस की रैंक रखते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उससे ज्यादा होशियार है? या सरदार पटेल जो विदेश में अपनी वकीलात पढ़कर आए थे, क्या ये लोग उनसे ज्यादा होशियार हैं? इन लोगों को केवल ध्यान भटकाना है
इंडिगो के कारण पूरा देश परेशान है, 7-8 हजार फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, देश बेरोजगारी महंगाई से त्रस्त है, लेकिन इनको कुछ ना कुछ झूठा देना है। ठीक है। और कहते हैं ना कि आसमान की ओर थूकते हैं तो थूक चेहरे पर आकर गिरता है, ठीक तो है। इनके चेहरे पर थूक आकर गिर रहा है। ठीक है राम पांडे जी, मेरी जवाब और भी ले कई लेते हैं। जी जवाब ले राम जी। पांडे, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, जवाब ले लेते हैं। आर के मिश्रा जी, सबसे पहला तो जवाब ये दिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, डॉक्टर राम पांडे ये बात कह रहे हैं। और वंदे मातरम में जो लाइनें, जो पंक्तियां हटाई गई, उससे लेकर जो रेफरेंस दे रहे हैं पीएम मोदी संसद में, उन्होंने कहा कि जिन्ना के दबाव में, तुष्टीकरण की वजह से कांग्रेस झुक गई, घुटने टेक दिए, इस वजह से वंदे मातरम की वो लाइनें हटाएं जिस पर ऐतराज था जिन्ना को। आर के मिश्रा जी। अमित जी, यहाँ पर जो मूल प्रश्न है, आपने जो प्रश्न किया, राम पांडे जी उसका जवाब नहीं दे पाए। राइट। बात ये है, यहाँ पर बंगाल का चुनाव है इसलिए हमने ये प्रश्न किया, ये विषय लेकर के आए नहीं। बात ये है जो कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ है और इसके ऊपर में संसद के अंदर में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय भावना का एक ये गीत है और निश्चित तौर पर इसके ऊपर में एक चर्चा जरूर होनी चाहिए और सार्थक चर्चा होनी चाहिए। राइट। आखिर जब इस गीत का जब प्रादुर्भाव हुआ, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने जब ये इसका प्रादुर्भाव किया, तो उसकी भावना जो थी, उनके जो लाइन थे, वो कहीं ना कहीं आघात उसके ऊपर में पहुंचा। यही प्रश्न है। बात इसमें कोई ऐसा हम नहीं देख रहे हैं कि कोई A+B का होल स्क्वायर और A-B का होल स्क्वायर वाली बात है। अब इसके ये है जो कि इस मूल गीत के साथ कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो कि दुर्भावना कहे या किस वजह से या कि क्या स्थिति ऐसी बनी जो इस गीत के जो पंक्तियां थी, जो पहले दो पंक्ति छोड़ करके जो इसके मूल जो पंक्तियां थी उसको हटाया गया। तो ये जो अब जब प्रश्न किया गया तो ये प्रश्न बस उस चर्चा के अंदर में आई है और इसी का जवाब राम पांडे जी को देना था। अब हम ये कह रहे हैं जो कि 1905 के अंदर में जब अंग्रेजों ने ये निर्णय लिया जो बंगाल का विभाजन होगा, और उस समय में बंगाल विभाजन के समय में वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी थे, वो इस गाने को एक राष्ट्रगान के रूप में, एक राष्ट्रगान के रूप में इस चीज को गाए वहां पर, और एक राष्ट्रीय लहर वहां पर पैदा हुई, जिससे कि अंग्रेजों को कहीं ना कहीं ऐसा लगा जो कि इस गाने के ऊपर में बैन किया जाए, इसको प्रतिबंधित किया जाए। दूसरी बात यहाँ पर यह है जो कि 1937 में, चाहे वो 15 अक्टूबर में जब मुस्लिम लीग ने इसके ऊपर में आपत्ति, जब जो वो लाइन मुझे लगता है जो कि त्वम ही दुर्गा 10 प्रहर हारनी धारनी, ऐसी ये जो लाइन है उसमें, उस लाइन के ऊपर में जब आपत्ति दर्ज की, तो मुझे लगता है 20 अक्टूबर 1937 को जवाहरलाल नेहरू जी ने सुभाष चंद्र जी को एक पत्र लिखा जिसमें लिखा गया जो कि ये जो लाइन है उसकी जो पृष्ठभूमि है उसका हमने अध्ययन किया है, और उस अध्ययन में मुझे पाया गया है कि ये मुसलमानों को के भावना के साथ खिलवाड़ होगा, ये भड़काने जैसी बात होगी। आर के मिश्रा जी, एक सवाल बहुत मौजूद है। प्रियंका गांधी ने कहा, जब संसद में वो बोल रही थी तो उन्होंने कहा कि 150 साल लग गया आपको इन पंक्तियों को करेक्ट कराने में। चलिए माना नेहरू जी की वजह से हुआ, जिन्ना की वजह से हुआ, तुष्टीकरण का रीजन था, 150 साल लग गया आपको ये सोचने में, ये समझ आने में कि ये पंक्तियों को बदलना चाहिए। अगर ये आजाद भारत का जयघोष था तो ये जयघोष आपके कानों में पहुंचने में बहुत लंबा वक्त नहीं लग गया मिश्रा जी? बिल्कुल नहीं लगा। मैं तो कह रहा हूँ 150वीं वर्षगांठ है, आज भी कांग्रेस इसके ऊपर में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। अमित जी, हम तो 150वीं वर्षगांठ के ऊपर में इसके ऊपर में चर्चा करने के लिए हमने संसद के मानसून सत्र को रखा है, और उसमें भी कांग्रेस चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं जो कि हमने बहुत समय लगाया, बिल्कुल समय नहीं लगाया। हम ये कह रहे हैं जो कि ये जो कांग्रेस का बंगाल अधिवेशन हुआ उसमें जाकर के इसके पंक्तियों को हटाया गया, तो ये स्वीकार करने में कांग्रेस को जाता क्या है? हम तो यही कहना चाहते हैं जो कि अगर आपने उस पंक्ति को हटाया तो देश के सामने में कहिए, जनता के सामने कहिए, हमने इस भावना से, इस तुष्टीकरण की भावना से हमने इस पंक्ति को हटाया। ठीक है मिश्रा जी, पॉइंट टेकन। मुझे लगता है कांग्रेस को कोई ठीक है आर के मिश्रा जी, पॉइंट टेकन। मैं पूजा, ठीक है, मैं पूजा जी के पास जा रहा हूँ। पूजा, दो बातें हैं। पहली तो ये कि बंगाल में चुनाव है, इस वजह से वंदे मातरम याद आया। दूसरा ये भी कि संसद में, जैसे कि डॉक्टर राम पांडे कह रहे हैं, ये कांग्रेस का वर्जन है, मेरा वर्जन नहीं। देश में इतनी बड़ी क्राइसिस है इंडिगो की,
तो संसद में इतने बड़े मसले को उठा दिए ताकि पब्लिक का ध्यान उधर चला जाए, ये आरोप कांग्रेस लगा रही है। लेकिन मैं आप एलआई हैं महागठबंधन की, आपसे मैं सवाल ये समझना और जानना चाहता हूँ कि अगर ये सिर्फ मसला चुनाव की वजह से उठाया गया है या सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उठाया गया, लेकिन दिक्कत क्या है? कांग्रेस को जवाब तो देना चाहिए। अगर ये ओपन डिबेट हो रही है संसद के अंदर तो इस पर जवाब देना चाहिए, ना कि इससे बचना चाहिए या इसे एक कोई और पॉलिटिकल गिमिक बना के पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पर दिखाना चाहिए। जवाब देने में क्या दिक्कत है? अमित जी आपका नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। तो आपने, अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सदन में सुना ही होगा। और ये प्रश्न उठ रहा है कि कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। वहां पे प्रश्नकाल तो चल नहीं रहा था और ना ही कांग्रेस सत्ता में है। जवाब कौन देता है? प्रश्नकाल में पूछा गया, 0 आवर में पूछा गया, या फिर जो समस्याएं चल रही हैं सदन के कार्यकाल में पूछा गया, उसका जवाब सत्ता पक्ष देता है। पहली बात तो ये जिन्ना का जो बार बार नाम लेकर के भाजपा वाले बात करते हैं, मुझे लगता है उसको बंद कर देना चाहिए। उनकी डेथ 11 सितंबर 1948 को हो गई थी, आपको पता होगा। और जो वंदे मातरम गीत है उसके जिस स्टेजा की हम बात कर रहे हैं वो 24 जनवरी 1950, जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उससे पहले उसको एक्सेप्टेंस मिली हुई थी। और आपने अभी कहा ना कि जो है इन्होंने ये टर्म यूज किया ना कि उसमें जो लाइन है कि तुम दुर्गा दायिनी नो तो तुम नव दुर्गा, तो उसमें आपको पता है कि उसके जो नेक्स्ट स्टैंजास आते हैं अमित जी, उसमें ये टर्म है। अगर आज डॉक्टर पूजा मिश्रा है और अगर उनको कोई ऐसा सेंटेंस मिलता है जिसमें जो है अल्लाह की इबादत रहेगी, तो हम भाई मैं अल्लाह का सम्मान करती हूँ, हर धर्म का सम्मान करती हूँ, पर इसका मतलब नहीं है कि मैं उसको गाऊं, वो मुझसे नहीं होगा। तो अगर संविधान निर्माता जो लोग रहे, जो कमेटी के मेंबर है, क्या आप उनके जो है विवेक पे प्रश्न उठा रहे हैं? ये ऐसा भी नहीं है कि संविधान लागू होने के बाद में वो इंक्लूड किया गया, ऐसा भी नहीं है। जब पहला प्रारूप आया था संविधान का जो 26 जनवरी 1950 को, आप सोचिए कि हमारे संविधान निर्माता ने कितना ध्यान रखा हुआ था। 1930 को हम 26 जनवरी एज ए इंडिपेंडेंस डे मनाने लगे थे, इसीलिए संविधान दिवस जो है 26 जनवरी को लागू किया गया, ताकि जो है इसका महत्व बना रहे। हम रिपब्लिक डे के तरीके से उसको सेलिब्रेट करते हैं। वैसे ही क्योंकि हमारे जो आजादी के दीवाने थे उन्होंने वंदे मातरम गा करके लड़ाइयां लड़ी थी और अंग्रेजों को इससे खौफ हुआ था, इसलिए उसको गीत को, क्योंकि वो राष्ट्रगान नहीं हो सकता, उसको राष्ट्रगीत करके उसको वहां पे मेंशन किया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो आर्टिकल नंबर 51A है, वो कहता है कि हर नागरिक को राष्ट्रगीत गाना, राष्ट्रगान गाना, नेशनल एंथम, आई गो फॉर द इंग्लिश, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग मेंशन नहीं किया गया फंडामेंटल एंथम मेंशन है। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज में नेशनल सॉन्ग मेंशन होता तो डिबेट का कोई मसला भी होता। आज जब जो है इतने साल बीत गए, 150 इयर्स हो गए हुए हैं, और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी हम कह रहे हैं हमें कोई बात नहीं करनी। आज आपने जो है रखा हुआ था वंदे मातरम के लिए, तो कम से कम वहां पे तो सच कहते हैं। आपने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने घुटने टेक दिए जिन्ना के सामने, वो 1948 में जिसकी डेथ हो गई हुई थी, वहां कहां आवश्यकता पड़ी हुई थी वो घुटने टेकने के लिए? जो व्यक्ति ही नहीं रहा, वो हमारे देश का हिस्सा भी नहीं रहे। पाकिस्तान अलग हो चुका हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान हो रखा था, वेस्ट पाकिस्तान हो रखा था, हम उनका हमारे यहाँ कोई इंटरफेरेंस नहीं था। और आप कह रहे हैं, आप सोचिए कि आपका दिमाग कितना कम्युनल है, आप कितना डिविसिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि भाजपा वाले अंग्रेजों के पास में गए थे शिक्षा लेने के लिए कि हमें जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनानी है, और उसी का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। आपको पता होगा कि आरएसएस ने जो है आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया था। 1925 में जो है उनका गठन हुआ, उससे पहले 1992 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू किया गया हुआ था ना, तो उसमें हरिद्वार जी ने थोड़ा सा पार्टिसिपेशन किया था। उसके बाद उनको पता चल गया कि नहीं, हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, हमसे जो है देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। तो उन्होंने जो है आरएसएस का गठन कर लिया जो है 1955 में, और उसके बाद में चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट रहा हो, उसके बाद में जितनी भी लड़ाइयां जो है लड़ी गई आजादी के लिए, उसमें आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा। और आपको भी पता होगा कि सिंध प्रांत में जब तो भाजपा थी नहीं, हिंदू महासभा थी, उन्हीं के लोग जो भी कल्पित होकर के आए हुए ने यहाँ पे, तो वो हिंदू महासभा ने सिंध प्रांत में यही मुस्लिम लीग के साथ में मिलकर के सरकार बनाई थी। इनकी तो प्रवृत्ति ही वही हो रखी हुई है कि हमें सरकार बनानी है, वो चाहे किसके साथ भी मिलकर के कहीं पे करके करना पड़े। और मैं तो कहती हूँ कि महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, नहीं अमित जी ये लेकर के जाइएगा, महाराष्ट्र में इनकी सरकार है,
विधानसभा भवन में ये प्रॉपर पास हुआ है वहां पे कि वहां पे जो मुस्लिम विधायक है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी हो, जब राष्ट्रगीत गाया जाएगा वो चुप रहेंगे, सम्मान में बस खड़े रहेंगे। तो वहां पे जाकर के इनकी दूसरी बार सरकार आ गई हुई है, जहां जहां इनकी सरकार है वहां पे मैंडेटरी कर देना, ये बैठ करके डिबेट ही खत्म हो जाएगी। हम सब सम्मान करते थे, सम्मान करना अलग चीज होती है और सम्मान करके उसको जो है इम्पोज करना जबरदस्ती वो अलग चीज होती है। जो एक्शन है वो डिफरेंट। ठीक है पूजा जी, स्टे विद मी। फरद अली खान साहब के पास जाऊं। फरद भाई, क्या ये सच में मैटर करता है कि वंदे मातरम की कुछ लाइनें, चंद जो लाइनें हटा दी गई, क्या उससे आइडेंटिटी मुसलमानों की है? क्या ये देश उतना मुसलमानों का नहीं जितना हिंदुओं का है? सिर्फ वंदे मातरम की लाइनें हटा दी गई तो क्या जो मुस्लिम है उसको इस देश से अब मोहब्बत नहीं रही क्या? देखें, ऐसा है कि जो बातें अभी मेरे विद्वान साथियों ने बोली वो मैंने सुनी और मुझे सच्चाई का साथ देना है, सच बोलना है। वो किसी को भी बुरा लग सकता है और किसी को भी अच्छा लग सकता है जी। मैं आपको बताता चलूं कि वंदे मातरम का मतलब होता है माँ तुझे सलाम। अब हम लोग जो हैं वो एक तस्वीर बना के उसकी हम मानते हैं कि भारत माँ है, हम इसको सलाम कर रहे हैं, तो हमारे मजहब में ऐसी इजाजत नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क का एहतराम करो और उस मुल्क के जो कानून हैं, जो वहाँ की परंपराएं हैं, उनका भी पालन करो। इससे इस्लाम को, इससे मुसलमान को या इससे इंसानियत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं, प्यार बढ़ता है। मैं तो कहता हूँ कि जिस सरजमीन पर मैं रहता हूँ उस पर मैं सजदे करता हूँ। मैंने कभी मदीना या मक्का नहीं देखा, देखूंगा अगर जिंदा आके रही, मेरी ख्वाहिश है। लेकिन मैं मानता हूँ कि मैंने जिस मिट्टी पे सजदा कर लिया, क्योंकि हम स्पेस में सजदा नहीं कर रहे, खला में नहीं कर रहे सजदा, हम इस जमीन की मिट्टी पे सजदा कर रहे हैं। तो ये मिट्टी मेरे लिए जो है वो मक्के और मदीने की मिट्टी से ज्यादा पावन है, क्योंकि मेरा अल्लाह इसी मिट्टी से मेरी दुआ ले रहा है, इसी मिट्टी पे मेरी इबादत कबूल कर रहा है। तो मैं इसी मिट्टी को सलाम करता हूँ, ऐसी धरती को सलाम करता हूँ। और मैं एक कभी कभी ये बात कह देता हूँ, लोगों को बहुत बुरा लग जाता है कि जो हमारी पार्टी के लोग, दूसरी पार्टी के लोग बैठे हैं, लिल्लाह हम हमारे ऊपर करम करिए, हम बड़े गरीब हैं, हमने बाबर, हुमायूं और अभी जो मसला चला था शाहजहां, औरंगजेब को उठा के पाकिस्तान में फेंक दिया, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारे जो पुरोधा थे, जैसे अबुल कलाम आजाद थे, जैसे हमारे गुलाम नबी आजाद थे, जैसे हमारे अन्य लोग हैं, वो हमारे अपने हैं। एपीजे कलाम हमारे अपने हैं। तो अब हम लोग जो है, क्या होता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां हम पर नजर रखती हैं और हम उसमें उनके बहकावे में आ जाते हैं, आक्रोश में आ जाते हैं, हमें आंदोलनकारी समझ लिया जाता है, हमें विरोधी समझ लिया जाता है। तो जहां हम सलाम से नमस्कार पे आ गए, अमित जी बड़ी अच्छी बात मैं आपके सामने कहूं, पहले हम सलाम करते थे, जब से ये सरकारें आई तो उन्होंने कहा नमस्कार करोगे, क्योंकि आपका मुझे अमित जी का एहतराम करना है, मिश्रा जी का एहतराम करना है और पूजा जी का, तो मैं उनको नमस्कार करूंगा। भाई सलाम क्यों करूं, सलाम से बुरा मानते हैं। जैसे अभी अभी बाबरी मस्जिद वहां पर तामीर कर रहे हैं, अरे जिस बाबर को उठा के मुसलमानों ने पाकिस्तान में फेंक दिया, उनका इतिहास है, तो यहाँ बाबरी नाम की कोई चीज नहीं होगी। और मैं कहता हूँ, मैं बोलता हूँ आपके चैनल के मान से, चैनल के जरिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये मुझे अजीज है। जब तक अजीज है, जब तक मैं जिंदा हूं, मेरी आखिरी सांस तक मेरे माथे पे इसी मिट्टी की खाक लगेगी। ठीक है फरद भाई, हर स्कॉलर अगर आप जैसी बातें करने लगे तो मुझे लगता है कि आधी लड़ाई तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। ब्रेक के लिए मैं जा रहा हूं प्रश्नकाल में, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटूंगा तो ये पैनल मेरे साथ होगा, मिश्रा जी मेरे साथ होंगे, डॉक्टर राम पांडे होंगे, डॉक्टर पूजा मिश्रा मेरे साथ होंगे, फरद अली खान मेरे साथ होंगे। इनसे मैं पूछने और जानने की कोशिश करूंगा क्या बंगाल में चुनाव है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने पहले ये नैरेटिव 1.5 साल के मौके पर कहा। अयोध्या से भी एक मैसेज आया और अब संसद में इस पर चर्चा हो रही है। नेहरू निशाना है, बंगाल में चुनाव बहाना है। छोटा सा ब्रेक प्रश्नकाल में ले रहे हैं, लेकिन प्रश्नों का सिलसिला लगातार जारी है, लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। बड़ा पैनल मेरे साथ है। पूजा मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। फरहत अली खान साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आर.के. मिश्रा जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। डॉक्टर राम पांडे मेरे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। अब सवाल बनता है बीजेपी से। आर.के. मिश्रा जी, मुझे ये बताइए, पश्चिम बंगाल में जो पिछला विधानसभा चुनाव था, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन आप सत्ता में नहीं आए, लेकिन नंबर्स आपके बहुत ज्यादा बढ़े। जो आपकी सीटें आई पश्चिम बंगाल में बीजेपी की, वो ये बताती हैं कि जो मेहनत और जो पसीना आपने बहाया वो दिखाई भी दिया। इस बार क्या पश्चिम बंगाल के लोग खुद ही, ममता बनर्जी खुद ही परहेज कर रही हैं वंदे मातरम से? तो क्या बीजेपी को ये लगता है कि ये टूल काम कर जाएगा और इसीलिए इस पर अब चर्चा, परिचर्चा, बहस अब शुरू हो गई है? मीडिया तो कर ही रहा है, संसद में भी हो गई। देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर में और पार्टियां क्या कर रही है अमित जी, हमें तो नहीं पता उसके बारे में, लेकिन मेरा संगठन इतना है जो कि वहां पर काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर वहां की जो समस्याएं हैं वो अभी भी, अगर टीएमसी आई अगर सत्ता में, उससे पहले सीपीआईएम थी, उससे पहले कांग्रेस थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल की जो समस्याएं थी वो भी अभी भी यथावत है। हमने ये सीपीआईएम का दौर ये जरूर देखा है कि वहां पर जो इंडस्ट्रियां, जो वहां पर उद्योग जो था वहां पर फिर भी था, लेकिन टीएमसी के कार्यकाल में हमने देखा वहां पर उद्योग बिल्कुल खत्म हो गया। अब हमने एक छोटा सा इंडस्ट्री की बात करूंगा, मैं हिंद मोटर की बात करूंगा, जहां से एम्बेसडर मैन्युफैक्चरिंग होकर के निकलता था। आज आप देखेंगे हिंद मोटर के गेट पे आप देखेंगे लाल झंडे वहां पर लेकर के, और वो बिल्कुल वो हिंद मोटर बंद पड़ा हुआ। तो ऐसी इंडस्ट्रीज अनेक है जो वेस्ट बंगाल जूट के लिए खजाना हुआ करता था। वहां पर जूट का उद्योग इतना बड़ा था जो कि मैं कह नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे जूट उद्योग खत्म हो चुका है। तो इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, वहां पर जो लोगों की समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं, वो वहां से बिल्कुल निजात नहीं पा रही है। अब देखिए, हमारा जो था वहां पर जो संगठन था, पहले 3 सीट लेकर के हम आए, पहले उससे पहले कुछ नहीं थे, फिर 3 सीट लेकर के आए, फिर 75 सीट लेकर के आए। निश्चित तौर पर इस बार 2026 के अंदर में आप देखेंगे जो कि आगे आने वाले चुनाव में वहां पर हमारा संगठन बहुत ही मजबूती से जनता के कामों, जनता की जो समस्याएं है उसको प्रखरता से उठाएगा। और जहां तक बात है ये वंदे मातरम, उस विषय को लेकर, क्योंकि बंगाल में चुनाव है इसलिए हम वंदे मातरम को लेकर के आए हैं, ऐसा विषय बिल्कुल नहीं है। जनता की जो समस्या है वो हमारी प्राथमिकता होगी, उसको हम प्रखरता से उठाते रहेंगे, चाहे वेस्ट बंगाल हो या देश के कोई भी प्रदेश हो, वहां पर हम प्रखरता से उठाएंगे और उनकी समस्याओं को बिल्कुल समाधान करने की कोशिश करेंगे। ठीक। राम पांडे जी, आपको याद होगा 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले हम डिबेट कर रहे थे और हमने सवाल ये किया भी था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव इसलिए वंदे मातरम याद आ रहा है, और ममता बनर्जी जो कि थोड़ा सा डाइसी है वंदे मातरम को लेकर, तो बीजेपी को लगता है कि बड़ा पॉलिटिकल टूल हो सकता है बंगाल के लिए। डॉक्टर राम पांडे। अब देखिए, देश में कई पार्टियां हैं और सभी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, कोई हारती है, कोई जीतती है। कांग्रेस का भी शासन बंगाल में रहा है, ममता बनर्जी का भी है, सबका है, लेकिन सबके पीछे एक बड़ी कहानी है कि जिस भी पार्टी की सरकार रही है, किसी के पीछे ये ब्लेम नहीं है कि एक भी हत्या में उनका हाथ था। आज भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं और भारतीय जनता पार्टी की जब से स्थापना हुई है, आप ये मान के चलिए कि 10,000 से 20,000 लोग मारे जा चुके हैं, केवल इनकी पार्टी की नीतियों के कारण, इनकी पार्टी के भड़काऊ बयान के कारण, इनकी पार्टी के नेताओं के बयानों के कारण, दंगे के कारण ये ऐसे काम करते हैं कि आप सोचिए 10-20 हजार लोग इन्होंने मार दिए और 10-20 करोड़ लोगों को इन्होंने बेघर कर दिया। तो ये इनकी नीति है। अब इस तरह से ये सरकारें बनाते हैं। हमारी नीति अलग है कि भाई ठीक है, सब लोग सलामत रहे, किसी की हत्या ना हो, किसी का घर बर्बाद ना हो। ठीक है, चर्चा चल रही है वंदे मातरम पर, और मैंने अभी आपको बोला भी था कि पिछला चुनाव था तब नरेंद्र मोदी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी दाढ़ी रखी थी और चुनाव के बाद वो कटवा दी। ये अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है कि ये चुनाव के लिए, चुनाव आयोग प्रमुख की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट को हटा सकते हैं, उस पर एफआईआर नहीं हो, उसके विरोध में कोर्ट नहीं जा पाए, ईवीएम बदलवा सकते हैं, ईवीएम में छिड़खानी करा सकते हैं, दंगे करा सकते हैं, पैसा बांट सकते हैं, आचार संहिता लगी है
आचार संहिता लगी है, संविधान के अनुसार आप एक दिन पहले 2 दिन पहले उनके खातों में 10,000 रुपए नहीं डाल सकते हैं। ये संविधान का अपमान है, ये प्रजातंत्र का अपमान है, ये चुनाव का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए। इनका राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान सब वोट के लिए है, इनकी देशभक्ति सब वोट के लिए है, इनकी देशभक्ति सत्ता के लिए है। जब जिन्ना हिंदुस्तान छोड़कर चला गया, पाकिस्तान में उसकी डेथ हो गई, तब ये पाकिस्तान तक उसके मजार पर चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं। और जब ये 1937 की बात कर रहे हैं, जिन्ना तो 1948 में जब मर गया और ये 1950 में राष्ट्रीय गीत हुआ है, तब तो जिन्ना नहीं था ना। तब तो नेहरू जी, सरदार पटेल जी, अंबेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जितने बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने राष्ट्रीय गीत बनाया। और कांग्रेस पार्टी चाहती तो नहीं बनाती राष्ट्रीय गीत, तब तुम क्या कर लेते, तब आप क्या कर लेते? भाई हमने राष्ट्रीय गीत बनाया, दुनिया में राष्ट्रीय गीत कभी है ही नहीं। तो क्रांतिकारियों का सम्मान हमने किया। और आपको शर्म आनी चाहिए, भारत एक दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां देश के प्रथम प्रधानमंत्री को गालियां दी जाती है, जबकि देश के प्रथम प्रधानमंत्री को पूजा जाता है। यदि देश के पहले प्रधानमंत्री का अपमान किया जाता है तो देश का अपमान होता है। देश के पहले प्रधानमंत्री का अपमान है तो ये देश की जनता का अपमान है। देश का पहला प्रधानमंत्री, जितने वर्ष मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने हुए, उससे ज्यादा वो जेलों में रह चुके हैं। उनकी माताजी, पिताजी, उनके भाई, उनके बहन, सबका सब पूरा खानदान उनका जेलों में रहता था। और देश के प्रधानमंत्री को गालियां देना मतलब देश को गाली देना, देश की जनता को गालियां देना। और आप देखिए, नेहरू जी अकेले तो डिसीजन नहीं ले सकते थे ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे बनाने में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की आपने मूर्ति बना रखी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति बनाई और राष्ट्रीय गीत में 2 अंतरा उन्होंने रखे थे। उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया। अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, अंबेडकर जी के आपने पुतले जलाए, संविधान की प्रतियां जलाई। राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान में भी तो 50 अंतरा थे, तो राष्ट्रगान के 50 अंतरा तो नहीं लिए। अब राष्ट्रगीत में 25 अंतरा है तो 25 तो नहीं ले लेंगे। आर के मिश्रा जवाब ले लेते हैं। जी 2 अंतरा नहीं गा पाएंगे। जवाब ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो 2 अंतरा नहीं गा सकते। जो 25 अंतराओं की बात कर रहे हैं कि 25 गाएंगे। और हमारे क्रांतिकारी तो केवल वंदे मातरम कहते थे, वो 2 अंतरा भी नहीं कहते थे। नेहरू जी, सुभाष जी, पटेल जी ने तो उसको 2 अंतरा रखा। आज हमारे देश की 99% जो जनता है वो 2 अंतरा भी पूरा नहीं गा पाती है। लोगों को पूरा अर्थ तक नहीं पता है। लोगों को केवल वंदे मातरम के बारे में पता है कि हाँ ये जोश लाता है। इस वंदे मातरम ने देश को भगाया था, देश को आजाद कराया था। और इन्होंने कहा था, बताइए सावरकर ने कब वंदे मातरम बोला, हेडगेवार ने कब सब वंदे मातरम बोला, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्यों नहीं बोला, दीनदयाल उपाध्याय जी ने वंदे मातरम क्यों नहीं बोला, आरएसएस में वंदे मातरम क्यों नहीं गाया जाता है, आरएसएस ने जवाब ले लेते हैं क्यों विरोध किया? आर के मिश्रा जी, आर के मिश्रा जी, ठीक है डॉक्टर राम पांडे, लेट्स टेक आंसर फ्रॉम आर के मिश्रा। आर के मिश्रा जवाब दीजिए, जो सवाल कर रहे हैं डॉक्टर राम पांडे वो तो बिल्कुल वाजिब सवाल है। आर के मिश्रा जी। तो मैं भी तो वाजिब जवाब देता हूं अमित जी। राम पांडे जी अभी कह रहे हैं प्रधानमंत्री को गाली नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मैं कहाँ कह रहा हूँ, यही तो सीख हम लोग सिखाते हैं। जो आज जो प्रधानमंत्री हैं उनको आप गाली क्यों देते हैं भाई? आप उनकी डिग्री पूछते हैं, आप उनके माताजी को अपमान करते हैं, आप उनके पत्नी को अपमान करते हैं, आप उनके खानदान को अपमान करते हैं। अरे ये किसने सिखाया आप लोगों को? जी उनके पास जाएंगे, कुछ टेक्निकल ग्लिच है। पूजा मिश्रा, प्रधानमंत्री होता है, चाहे वो प्रथम हो, चाहे द्वितीय हो, चाहे तृतीय हो, सम्मान सभी का होना चाहिए। अब राम पांडे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो नेहरू जी थे, पंडित जी थे, उनका सम्मान नहीं होता है, और बीजेपी ये कहती है भाई तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सम्मान नहीं हो रहा है। पूजा मिश्रा जी, पूजा देखिए अमित जी, प्रधानमंत्री जी की बात चल रही थी। समय समय के साथ में ना परिभाषा बड़ा बदलती रहती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी गुजरात के मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे, और तब अगर जो है रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता था तो प्रधानमंत्री जी की गरिमा गिरती थी। अब तो अगर डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की गरिमा बढ़ती है। और इन्होंने ही कहा था कि रुपया ऐसे नहीं गिर सकता, मैं जानता हूँ। तो पता नहीं अब कैसे गिरा रहे हैं, वहां पे नहीं जाते हैं। अगर हम लोग चले जाएंगे ना कि बयानबाजियों पे, अमित जी ने बड़ा मतलब फिर एक लंबा कतार खुलेगा। हम उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर मैं केमिस्ट्री की भाषा में बोलूँ कि उसको टर्मिनेट नहीं होगा जब तक कि वो होता नहीं खुद थक नहीं जाए पूरा बोल डाले और हम अब
हाँ, सेल्फ हम आप अभी डिस्ट्रक्शन, डिबेट कर रहे हैं, पता सेल्फ नहीं कब डिस्ट्रक्शन कौन तक कहाँ जब तक भेज नहीं पहुंचेगा, सेल्फ डिस्ट्रक्शन पूजा जी। हो जाएगा। हाँ, हाँ। अभी हम आप डिबेट कर रहे, पता नहीं कौन सा जो है नेता कौन क्या बयान दे रहा हो और वो पता चले कि भी ये बयान दिया जा रहा है। हम बात कर लेते हैं, अभी वंदे मातरम की बात कर लेते हैं। तो आपने कहा कि वेस्ट बंगाल के चुनाव को देखते हुए करना चाह रहे हैं क्या? हाँ, भाजपा वाले जो है बड़ा आप देखिएगा, वो तो नहीं, आपने कहानी पढ़ी होगी कि भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया। तो जहां जहां चुनाव आता है वहां कुछ ना कुछ तो आ जाता है। अभी तो घुसपैठिया आ रहे थे, पहले झारखंड में आए, बिहार में आए, अब उत्तर प्रदेश आ गए हैं, पता है आपको। अब वेस्ट बंगाल में भी आ रहे थे, पर दिक्कत क्या हो गई, वहां उल्टा पड़ गया दांव। क्योंकि 2011 में बनी ममता बनर्जी जी की सरकार, तब इनके साथ में थी वो। उसके बाद में 2014 में बन गई इनकी सरकार। मतलब 2011 में जब वो आपके साथ में थी तब तो गलत नहीं कर रही होंगी ना, इन्फिल्ट्रेशन नहीं कर रही होंगी ना, तभी आपके साथ में थी। तो 2014 में आपकी सरकार बन गई, बॉर्डर आपके हाथ में है, तो फिर इन्फिल्ट्रेशन हो कैसे रहा? नहीं समझ में आया इनको। इनको पता चला कि ये भेड़िया वाला काम तो यहाँ नहीं हो पाएगा, तो इनको लगा कि अब ये किया जाए कि यहाँ पर जो करना है कम्युनल टेंशन क्रिएट किया जाए। अब वो चाहे वंदे मातरम में, वंदे मातरम की बात कर रही थी कि वो जो स्टेज का ऐड किया गया हुआ, मुझे लगता है वो बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए आज के समय में। वंदे मातरम ऐड है, स्कूल में जो है गाया जाता है, आपको किसी के ऊपर में इम्पोज करने की जरूरत नहीं है। आपकी फुल फीस में सरकार रही। 2014 में जब आपकी सरकार बनी थी ना, तब आपको किसी के भी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं थी। आप बहुत सारी चीजें, हम कुछ भी बोलते रह जाते थे, पास कर ले जाते थे। आपके यहाँ इतनी मेजोरिटी थी कि विपक्ष के नेता चाहे एक भी समर्थन ना करे तब भी आप कर लेते थे। तब आपको किसी भी चीज का कोई ध्यान नहीं आया, तब आप देश को बर्बाद करने में जुटे हुए थे। हमें तो खौफ लगता है। अगर आज ये वंदे मातरम की बात कर रहे हैं ना अमित जी, डरिए कि पता नहीं वंदे मातरम के साथ में अब क्या होगा। क्योंकि इन्होंने जब जब जिसकी बात की, इन्होंने किसानों की बात की, उनको जो है केले उले लगवा करके रुकवाए। इन्होंने बात की कि जो है हवाई चप्पल वाला एरोप्लेन से जाएगा, आप देख रहे हैं कि 7,000 का टिकट वो 70,000 में ले रहा है। इन्होंने बात किया था कि रुपया बढ़ेगा, रुपया की हालत आप देख रहे हैं। इन्होंने बात किया हुआ था अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, आप अकाउंट खाली हो गया, देख रहे हैं। तो जब प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं ना कि ये बड़ा खूबसूरत होगा, तो मुझे डर लगने लगता है कि अब इसके जो है सापेक्ष में क्या होने जा रहा है। तो अब तो ये बगैर वंदे मातरम पे लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जितना बोल दिए हैं, तो वाकई में मुझे डर लग रहा है कि वंदे मातरम के महत्ता को कब तक, कहाँ तक कितना रखने वाले हैं। क्या इस पे भी राजनीति होगी? नहीं, राजनीति तो पूरा शुरू हो चुकी है। राष्ट्रगीत पे हो रही है, कल राष्ट्रगान पे होगी, राजनीति शुरू है, तभी तो डिबेट हो रही है। राष्ट्रगान पे करेंगे, फिर राष्ट्रध्वज पे करेंगे। ये जिस राह पे चल रहे हैं उस राह की मंजिल तो यही जाती है। नहीं जाना चाहिए था। यहाँ पे डिस्कशन होता, 150 ईयर मनाया गया था, जैसे कि हर चीज मनाई जाती है। स्कूलों को आप दे देते कि स्कूल में हम लोग पहले पढ़ा करते थे, कुछ होता था भाई, यूपीए की गवर्नमेंट रहा करती थी कि अनाउंसमेंट होता था स्कूल में ये सेलिब्रेट किया जाएगा आफ्टर द हाफ, हो जाता था। हाँ। कि हाफ सेक्शन पढ़ाई होगी, हाफ सेक्शन वो करता, ज्यादा सही रहता था। लेकिन नहीं, अब हर चीज को पॉलिटिसाइज किया जाएगा और पोलराइजेशन का प्लेन लगा करके रखा हुआ है इन्होंने। जैसे कहीं चुनाव आता है, वो चुनाव के बॉर्डर वो स्टेट के बॉर्डर्स पे लगा देंगे, वही पोलराइजेशन लेकर के चले आएंगे सदन में, ताकि जो रियल इश्यूज है उन पर डिस्कशन ना हो सके। आपको पता है कि रियल इश्यूज अभी भारत देश में क्या चल रही है, कौन सी क्राइसिस चल रही है, लेकिन उसका डिस्कशन डाइवर्ट करना। उसके बाद फिर को वेपनाइजेशन ऑफ इमोशनल सेंटिमेंट, वेदर इट इज नेशनलिज्म, वेदर इट इज रिलीजियस, ये भाजपा ने इसमें मास्टर्स कर रखी हुई है कि हाउ टू वेपनाइज इमोशन, और ये उसी को जो है हमेशा टैक्टिक्स लेकर के आते हैं। तो क्या पूजा बाकी पार्टियां कमजोर हो गई हैं क्या? वो मसले वेपनाइज नहीं कर पाती हैं, जीत वेपनाइज नहीं कर पाती हैं। कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार बची है, कम से कम विपक्ष से कुछ तो सरकार से सीखिए, मुद्दे कैसे बड़े किए जाते हैं, वंदे मातरम 150 साल बाद कैसे जागता है, ये तो सीखने वाली बात है ना। फिर हम इमोशनल वेपनाइजेशन नहीं कर सकते। नहीं अमित, देखिए सिद्धांत है। अब आप हमें गाली देंगे, इसका मतलब हम जवाब में आपको गाली देने लग जाएंगे। राइट। आप, हमारा सिद्धांत है ना कि हम इमोशनल वेपनाइजेशन नहीं करते हैं, वरना इमोशनल वेपनाइजेशन करना क्या आता नहीं प्रवक्ताओं को? बिल्कुल आता है। क्या पार्टियों को नहीं आता? क्या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सदन में इतना अपना संबोधन किया, आप बताइए वहां पे इमोशनल वेपनाइजेशन करने का प्रयास किया क्या? वहां पे झूठ कोई तथ्य पेश किया क्या? माननीय प्रधानमंत्री इमोशनल वेपनाइजेशन करने के चक्कर में उन्होंने झूठ तथ्य भी किए कि इनके सामने घुटने टेक दिए। ठीक है आरके मिश्रा, ठीक है पूजा, आरके मिश्रा के पास जा रहा हूँ। फरद भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ। आरके मिश्रा जी, दिखाना था कहीं और किसी ने। आरके मिश्रा जी, पूजा मिश्रा का जवाब देखिए। आरके मिश्रा देखिए, एक तरफा बोलते जा रही हैं। अभी तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ। मैं बोलना चाह रहा था लेकिन डिस्कनेक्ट हो गया। बोलिए। अब ये कह रहे थे जो कि अमित जी, मैं ये कहना चाहता हूँ
जब आपने देखा होगा जब नया संसद भवन बना था तो वहां पर जो शेड था वो शेड थोड़ा आक्रामक दिख रहा था, लेकिन इनको शेर कैसा चाहिए? क्योंकि विपक्षी दलों ने क्या कहा, इनको बिल्ली जैसा शेर चाहिए, मतलब संसद के ऊपर में जो शेर होगा वो बिल्ली जैसा होगा, क्योंकि ज्यादा आक्रामक दिख रहा था। ये मुद्दा तो ये लोग लेकर के आते हैं, जो सही मुद्दे होते हैं वो संसद में आप लोग डिस्कस करते कहाँ हैं? जब आपको सही मुद्दे डिस्कस करने की बात होती है आप वॉकआउट कर देते हैं संसद के अंदर से। आप हमें समझा रहे हैं, क्योंकि मुद्दे किस तरह के वहां पर डिस्कशन होनी चाहिए। तो जब विपक्षी दल इस तरह से अगर काम करेगा तो मुझे लगता है जो कि फिर जनता का जो आप प्रतिनिधि वहां से चुन करके आते हैं वो फिर जनता का भला कैसे होगा? दूसरी बात, हर एक चीज को आप चुनाव के साथ मत जोड़िए, क्योंकि आप लोगों के जो कुकृत्य रहे हैं वो कुकृत्य कम से कम जनता को तो पता चले, क्योंकि हाँ आपने किसके दबाव में जाकर के आप लोगों ने ये काम किया। शुक्र है अमित जी, आजकल सोशल मीडिया का और मीडिया बड़ी प्रखरता से इस चीज को उठाता है, उस चीज को जनता के सामने ले जाता है। नहीं तो इन लोगों ने तो आपातकाल के अंदर में मीडिया के ऊपर में प्रतिबंध लगा दिया था। क्या ये चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या सीजेआई की जो नियुक्ति होती है उसमें जो सीनियरिटी होती है, जो उसमें वरिष्ठ होते हैं, क्या उसको आप साइड करके जो उससे कम वरिष्ठ हैं उनको आप सीजेआई नियुक्त कर देते हैं? ये क्या होता था? ये उस समय में होता था जब ये कांग्रेस का शासनकाल था, और आज ये जनता के बीच में जा रहा है। जो गलती किया है इन्होंने, क्या जनता के सामने ये चर्चा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए चर्चा, जनता को समझनी पड़ेगी, जो कि हमने किस तरह से 40 से 45 साल तक जो कांग्रेस का शासनकाल रहा उसमें हम लोगों के साथ क्या होता था। दूसरी चीज, एक चीज और कहना चाहता हूँ अमित जी, आज तो चलिए ठीक है, मैं मीडिया की प्रशंसा करना चाहता हूँ। पहले क्या होता था, हवाई जहाज में केक कटता था, हवाई जहाज में जन्मदिन मनाया जाता था, और किसके पैसे से? जनता के पैसे से। ये तो हम लोगों को पता नहीं था, ये तो हम लोगों को ज्ञान हुआ तब जाकर के पता चला है। तो मीडिया बंधुओं को मैं सलाम करना चाहता हूँ, आज जनता के सामने सारा कुछ, सारे विषय, सारे ट्रांसपेरेंटेड तरीके से जनता के सामने पहुंच रहे हैं। और हर एक चीज को आप चुनाव से मत जोड़िए। 150वीं वर्षगांठ के ऊपर में वंदे मातरम के ऊपर में चर्चा होनी चाहिए, उसके पृष्ठभूमि में क्या छिपा हुआ था, उसके पंक्ति को कैसे हटाया गया, ये जनता के बीच जाना चाहिए, और इससे कांग्रेस नकार नहीं सकती इस चीज को। ठीक है फरद भाई, हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं, आप भी डिबेट में हैं 1 घंटे से, क्या मुसलमान इतना इजी है पोलराइज करना, प्लीज करना? क्या मुस्लिम वोटर्स को ये पता नहीं कि वंदे मातरम क्या है, जिन्ना क्या है, आरक्षण क्या है? इन सब बातों पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है ये रिएक्ट क्यों नहीं करती है? और क्यों कोई नेता उनको प्लीज कर लेता है, कोई उनको प्लीज नहीं कर पाता, कोई नेता हिंदुओं को प्लीज कर लेता है? क्या मुस्लिम वोटर्स, मुस्लिम कम्युनिटी इस बात को, इस ट्रैप को नहीं समझती है क्या चुनावों से पहले जब ये ज्ञान बांटा जाता है तो? देखिए, ऐसा है कि मुसलमानों में सबसे बड़ी कमी इल्म की है, तालीम की है, ज्ञान की है जी। तो मुसलमानों को कभी भी किसी भी जगह पर बहकाया जा सकता है, भड़काया जा सकता है, भटकाया जा सकता है। लेकिन मैं 5-6 चीजों पे वंदे मातरम बोलूंगा। एक मुसलमान हूँ, कलमा पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, तो जिस भारत में मैं सांस लेता हूँ, जहाँ की तरोताजा हवा में खाता हूँ, उस धरती को वंदे मातरम। जहां पर का मैं पानी पीता हूँ, जिस पानी से मैं वजू करता हूँ, वहां वंदे मातरम। जहां पर मैं अल्लाह अकबर के नमाज पढ़ता हूँ, उसको वंदे मातरम। जिन मज़ारों पे मैं जाता हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज हो, या मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज हो, या निजामुद्दीन औलिया हो, वंदे मातरम। क्योंकि इसी मातृभूमि में मेरे आबाओ अजदाद दफन हैं। ऐसी दफन सरजमीन को वंदे मातरम। आज का मुसलमान जो है, और जो शिक्षा में लेता हूँ, अगर शिक्षा की उस शिक्षा में कोई विषय वंदे मातरम गीत का है, तो मैं उसको उसी भाषा में, उसी तरीके से पढ़ूंगा। आज का सभ्य मुसलमान हुआ है, समझदार मुसलमान हुआ है, बस टीस ना करें और उसको उकसाएं नहीं। आज मुसलमान जो है वो एरोप्लेन का किराया नहीं देख रहा है, आज मुसलमान देख रहा है कि उसको
मतलब सर पे छत मिली, वंदे मातरम। आज मुसलमान देख रहा है उसको आयुष्मान कार्ड मिला, और वंदे मातरम इसी धरती से मिला, इसी सरकार ने दिया। जो भी सरकार देगी मुसलमान उसका शुक्र अदा करेगा, अल्लाह का भी शुक्र भेजेगा कि आज हम लोगों को सर उठा के जीने का एक मौका भारत की सरजमीन पर मिला है। तो कहीं पर भी हमें सर उठाने का मौका कब मिलता है? चाइना ले लो या अन्य देश ले लो, कहीं पर भी, यहाँ तक कि जो पाकिस्तान है वहां पर महाजिर कह दिया जाता है, जो भारत से जाते हैं उनको सर उठाने का मौका नहीं मिलता। तो जहां आजादी से हमें नमाज पढ़ने का, इबादत करने का मौका मिलता है, वहां की जमीन को वंदे मातरम। तो मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, एक शेर कह दूं कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे, हिंदू मुस्लिम आपके माथे, मानो चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए, हिंदुस्तान होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। फरज साहब, थैंक यू सो मच फॉर दिस, जो आपने ये शेर पढ़ा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा मिश्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राम पांडे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आर के मिश्रा साहब बीजेपी के प्रवक्ता थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, वंदे मातरम सिर्फ एक जयघोष नहीं, हिंदुस्तान की आत्मा है, उसके रग रग में है, या यूँ कहें हिंदुस्तान का डीएनए है। डीएनए और आत्मा के साथ खिलवाड़ ना हो तो बेहतर है। डार्विन कहते हैं डीएनए से छेड़छाड़ हुई तो चीजें खराब, बेकार, बर्बाद हो जाती हैं। रुक रहे थोड़े से ब्रेक के लिए, लेकिन प्रश्नकाल के बाद भी